नया IBM 7 हौसला है। नमस्कार, देश दिन भर में आपका स्वागत है। देश के कोने कोने की खबरें लेकर आए हैं नेटवर्क 18 के 2000 संवाददाता, और हम आपको दिखाएंगे हर इलाके की हर बड़ी हर छोटी खबर सबसे सटीक सबसे पहले। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। हरियाणा में हिसार जिले के बरवाला में खुद को संत बताने वाले रामपाल की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस और रामपाल समर्थकों के बीच किस तरीके से घमासान छिड़ा हुआ है, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं हालात कैसे वहां पर। अब से थोड़ी देर पहले हरियाणा के डीजीपी श्रीनिवास वशिष्ठ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 4 दिन के घेरे के बाद आज 5वें दिन पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए आश्रम में घुसने की कोशिश की, लेकिन रामपाल के समर्थकों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, पेट्रोल बम फेंके, हथियारों से हमला किया। इस हमले में 105 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, कुछ मीडिया कर्मी भी घायल हुए। इसके अलावा रामपाल के 85 अनुयायी को भी चोटें आई हैं। डीजीपी ने दावा किया है कि रामपाल आश्रम के अंदर ही मौजूद है, लेकिन वो महिलाओं और बच्चों को ढाल बनाकर गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डीजीपी ने ऐलान किया है कि रामपाल की गिरफ्तारी तक पुलिस का यह ऑपरेशन इसी तरीके से चलता रहेगा। डीजीपी के मुताबिक पुलिस वालों पर आश्रम की तरफ से फायरिंग की जा रही है, जबकि पुलिस ने कोई फायरिंग नहीं की है। डीजीपी के मुताबिक आश्रम में घुसने के लिए पुलिस ने 20 फीट की दीवार को भी तोड़ दिया, लेकिन 10 फीट तक तोड़ने के बाद पता चला कि उसके नीचे LPG स्टॉक है। ऐसे में कोई बड़ा हादसा न हो, इसके चलते पुलिस ने आश्रम में मौजूद लोगों को कार्रवाई के लिए अल्टीमेटम दिया है। हमने फोर्स को कहा है कि वो घेरा बना के रखेंगे और एक अल्टीमेटम लोगों को दिया गया है ताकि वो बाहर आ सके। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये कंटिन्यू रहेगा। आज समाप्त होता है, कल समाप्त होता है, मैं कोई समय सीमा नहीं देना चाहूंगा, लेकिन समाप्त तभी होगा जब अभियुक्त रामपाल को हम गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कर देंगे। चलते सीधे बरवाला में सुबह से पल पल की जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता पुनीत। ताजा हालात के आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, इस वक्त जो है जो डिप्लॉयमेंट है वो धीरे धीरे कम की जा रही है। जो फोर्सेस को लगाया गया था उनको अभी वापस किया जा रहा है। सिर्फ वही फोर्सेस है जो घेरेबंदी में है, जिन्होंने सर्कल बना रखा है, जो पूरे आश्रम को घेर के रखे हुए हैं। जो ऑपरेशन है इस समय कह सकते हैं कि रुका हुआ है, क्योंकि अंधेरा हो गया है। जो शाम के वक्त एक ढील दी गई थी कि पुलिस को यह लग रहा था कि शायद कुछ लोग निकल के आएंगे, और शायद पुलिस को यह भी अंदाजा था कि खुद रामपाल बाहर निकल के आ जाए, इसलिए ढील दी गई थी, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अभी भी पुलिस का पूरा घेरा बना हुआ है, और लेकिन मेजर जो डिप्लॉयमेंट थी उनको वापस किया गया है, और कल सुबह फिर से एक बार पूरी डिप्लॉयमेंट की जाएगी फोर्सेस की, और नई रणनीति के साथ पुलिस जो है वो आश्रम में दाखिल होने की कोशिश करेगी। पुनीत, आपसे जानना चाहेंगे, शाम के वक्त पुलिस ने आधे घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि जो कोई भी यहां से निकलना चाहता है निकल जाए, और उसके बाद खबरें ये भी आई थी कि बहुत सी महिलाएं बच्चों के साथ जो अंदर हैं उन्होंने इशारा किया कि वो वहां से निकलना चाहती हैं। क्या खबर है उसके बारे में? क्या लोग बाहर आए या नहीं आए, और इस चेतावनी का कुछ असर वहां पर दिखा? देखिए, कोई भी आया नहीं है बाहर। गेट जो है, दरवाजे बंद है, और दरवाजे पर जो है खुद जो कमांडो हैं इनके रामपाल के वो तैनात है। कोई भी आश्रम से बाहर नहीं आ सकता। एक तरीके से जो लोग बाहर आना भी चाहते हैं वो नहीं आ सकते हैं, जबरदस्ती उनको अंदर रखा गया है। उनको मालूम है अगर वो बाहर आते हैं तो पुलिस को भी एक मौका मिलेगा, लेकिन वो सभी लोगों को अंदर अभी रखा गया हुआ है। पुलिस एक कोशिश जरूर की थी कि शायद इस कोशिश से जो पूरी कार्रवाई हुई है कहीं बैकफुट पे जाए, जो लोग अंदर है और वो खुद निकल करके आए, या आश्रम के लोग जो है वो थोड़े अपने रुख में नरम हो और वो बाहर निकल के आए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी पूरी जो स्थिति वैसे ही बनी हुई है। अभी एक राउंड अब यूपी की खबरों के लिए चलते हैं अलाउद्दीन के पास। ग्रेटर नोएडा के कुलिसरा गांव में आज पुलिस का जमकर तांडव नजर आया है। यहां से गिरफ्तार एक शख्स की पुलिस के जरिए जमकर पिटाई गई और उसका वीडियो अब सामने आ गया है। ये तस्वीरें हैं ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाने की। आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ एक शख्स को बांधकर पीटा जा रहा है, और ये पिटाई ग्रेटर नोएडा की बहादुर पुलिस कर रही है।
पुलिस ने इसे सोमवार को हुए बवाल के बाद गिरफ्तार किया था, लेकिन किस तरह पूछताछ की गई वो आप देख सकते हैं। कई सिपाहियों ने बारी बारी करके इस युवक पर अपना हाथ साफ किया। इन सिपाहियों को थाने में कोई रोकने वाला नहीं था। दिल्ली के गैंग रेप में लौ जलाने वाले बरेली के रहने वाले राजेश गंगवार के साथ बड़ा हादसा पेश आया है। उनकी बेटी को उनकी प्रेमिका ने उनके प्रेमी के जरिए मार दिया गया है और उसके बाद उसके शव को बरेली में ही दफना दिया गया है। राजेश गंगवार की बेटी प्रियांगी 5 नवंबर से गायब थी। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर प्रेमी की निशानदेही पर छात्रा का शव बरामद कर लिया। प्रेमनगर थाना क्षेत्र की रहने वाली प्रियांगी गंगवार बीएड की छात्रा थी और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी भी करती थी, जहां पर पिछले 2 साल से उसके प्रेम संबंध कंपनी के शादीशुदा मालिक इमरान से चल रहे थे। 5 नवंबर को छात्रा अपने घर से कार्यालय गई थी, लेकिन वो घर नहीं लौटी तो परिजनों ने इसकी सूचना प्रेमनगर थाने में दी। कि प्रियांगी के जब ये दबाव दिया गया कि मैं परिवार में सारी बात बता दूंगी, तो इसने उसकी अपने ऑफिस में गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस को शक है कि इस घटना में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। पुलिस छात्रा से लूटा गया माल बरामद करने के लिए इमरान को रिमांड में लेने की तैयारी कर रही है। छात्रा के पिता ने अपहरण के बाद लूट और हत्या का आरोप लगाया है और पुलिस से न्याय दिलाने की मांग की है। हालांकि पुलिस की गिरफ्त में आया प्रेमी अपने आप को निर्दोष बता रहा है। प्रेमी इमरान की माने तो प्रियांगी ने कार्यालय में फांसी लगा ली थी, जिसके बाद उसने प्रियांगी के शव को ठिकाने लगा दिया था। मुरादाबाद में भूमाफियाओं के जरिए से जिस अस्पताल को रातों रात गायब कर दिया गया था, डिफरेंट जगहों पर खबरें चलने के बाद पुलिस अब दबाव में आ गई है। पुलिस का दावा है कि इस एएनएम सेंटर को जिन लोगों ने गायब किया गया था, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश तेजी से चल रही है। मुरादाबाद में इस जगह पर कभी एक अस्पताल हुआ करता था, लेकिन रातों रात उस अस्पताल को गिरा दिया गया। अब स्वास्थ्य विभाग ने पाकबाड़ा थाने में एक एएनएम सेंटर के गायब होने की दूसरी तहरीर दर्ज की है। पहली तहरीर में सिर्फ अज्ञात लोगों के खिलाफ एएनएम सेंटर गिराए जाने की बात थी। दूसरी तहरीर में अस्पताल के जरूरी दस्तावेज और सामान भी गायब करने की शिकायत दर्ज की गई है। पुलिस ने जल्दी दोषियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। प्रभारी निरीक्षक पाकबाड़ा को निर्देशित किया गया है कि उसको इंक्लूड करके उसमें जो भी धारा उसमें बढ़नी है उसको बढ़ा के तदनुसार उसमें आवश्यक कार्रवाई की जाए। हमारे सहयोगी ईटीवी ने खबर दिखाई थी कि कैसे आरोपियों ने अस्पताल को एक ही रात में ध्वस्त करके उसकी जगह लॉकिंग टाइल लगा दी थी। आशंका जताई जा रही है कि भूमाफियाओं ने जमीन कब्जे के लिए इस घटना को अंजाम दिया है। मुरादाबाद से भुवन की रिपोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाहर उस समय हंगामा हो गया जब कई घंटे से जाम लगाए वकीलों और जनता के बीच भिड़ंत हो गई। भिड़ंत के बाद वकीलों के ऊपर जाम में फंसी जनता ने हमला बोल दिया। साथ ही हाईकोर्ट के आसपास खड़ी वकीलों की कई गाड़ियों में भी जमकर तोड़फोड़ की गई। बदायूं में एक महिला को उसके पति और ससुराल वालों ने जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की। महिला को मरा समझकर फेंकने जाते वक्त ग्रामीणों ने जब उन्हें रोका तो सभी आरोपी वहां से फरार हो गए। ग्रामीणों ने पुलिस की मदद से महिला को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टर के मुताबिक महिला के बचने के आसार कम है। मुरादाबाद में जल निगम विभाग के 3 इंजीनियर्स के खिलाफ करोड़ों रुपए के गबन का मामला में पुलिस मुकदमा दर्ज कर चुकी है। जल निगम के अधिकारियों की ओर से दी गई तहरीर में इंजीनियर्स के खिलाफ निर्माण कार्य कराए बिना सरकारी धन निकालने और भुगतान करने का आरोप लगाया गया है। शाजापुर में इन दिनों तालाब विभिन्न पक्षियों से गुलजार हो गया है। इन पंछियों को देखने के लिए यहां बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इन तालाबों में भरपूर आहार मिलने की वजह से ये पक्षी पूरे जाड़े यहां पर लोगों के लिए मेहमान बने रहते हैं। बिहार और झारखंड की खबरों के लिए चलते हैं चंद्रमोहन के पास। बिहार सरकार ने पटना के मास्टर प्लान 2031 में भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को शामिल न करके विवाद पैदा कर दिया है। इस मामले में राज्य सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। देवघर के औद्योगिक इलाके में किसान सरकारी लापरवाही के चलते परेशान हैं। यहाँ 1970 में सरकार ने जसीडीह औद्योगिक क्षेत्र की नींव डाली थी। इसके लिए बकायदा गांव वालों से उनकी खेती हर जमीन भी मांगी गई थी। गांव वालों ने उद्योग के आने की उम्मीद के साथ जमीन भी दे दी, लेकिन अब तक यहाँ कोई उद्योग शुरू नहीं हुआ है। पिछले 14 साल से इस इलाके में कोई न कोई विधायक सरकार में मंत्री रहा है, लेकिन बावजूद इसके औद्योगिक क्षेत्र के लिए कोई काम शुरू नहीं हो पाया। अब यहाँ के लोग अपनी जमीन वापस लेने के लिए आंदोलन करने की तैयारी में है। देवघर से दुरा सिन्हा की रिपोर्ट।
कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र में एक यात्री बस ने खड़े ट्रक में टक्कर मार दी। इस हादसे में 20 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बस में सवार सभी लोग महाराष्ट्र के नंदुरबार के रहने वाले थे, जो कि बनारस में रुके हुए थे। ये सभी लोग बनारस में टूरिस्ट बस कर बोधगया घूमने गए। पटना के किराना व्यापारी मनोज का खगड़िया में अपहरण होने की आशंका है। मनोज अपनी मां के साथ शनिवार को खगड़िया एक केस में गवाही के लिए आया हुआ था। फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है। देश दिन भर में आगे की खबरों के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी मनोज शर्मा के पास भोपाल। भोपाल के कोलार इलाके में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे एक छात्र ने 6 मंजिला इमारत से कूदकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने के पहले छात्र ने अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर संदेश भी दिया। मृतक छात्र का नाम विशाल यादव था और वो हरियाणा का रहने वाला था। विशाल ने खुदकुशी करने से पहले अपने दोस्तों को एक सुसाइड मैसेज भी भेजा था, जिसमें उसने लिखा था कि वो अपने परिवार वालों से बहुत प्यार करता था। विशाल के परिजनों के मुताबिक वो पढ़ाई को लेकर डिप्रेशन में था और उसके पेपर भी बिगड़ रहे थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भी जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों की जांच के लिए पुलिस ने एक खास मुहिम चला रखी है। यातायात पुलिस की ये मुहिम बिना कागजात की गाड़ियों पर कार्रवाई करने के लिए चलाई गई है। यातायात विभाग ने कोतवाली थाना क्षेत्र में मोबाइल चेक पोस्ट लगाकर वाहनों की जांच शुरू की। जांच में विभाग ने अधूरे कागजों वाले कई वाहनों का चालान किया। पुलिस ने बच्चों को ले जाने वाले स्कूली वाहनों को भी पकड़ा। कई ऐसे बाइक सवार भी पकड़े गए जो नाबालिग होने के बावजूद बाइक चला रहे थे। बिना नंबर वाले और 3 सवारी और स्कूली बच्चों का जो गाड़ी चलाते हुए पाया जा रहा है, उसकी कार्रवाई की। हालांकि पुलिस और विभाग इस तरह की कार्रवाई करते रहते हैं, लेकिन माता पिता फिर भी अपने नाबालिग बच्चों को वाहन देने से बाज नहीं आते। अब प्रशासन ऐसे माता पिता से भी जवाब तलब करने की तैयारी में है। राकेश शुक्ला की रिपोर्ट। देश दिन भर में खबरों का सिलसिला भी जारी है। चलते हैं मुंबई दिनेश मौर्य के पास। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की अल्पमत की सरकार को बिनशर्त समर्थन देने वाली एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार ने जल्द ही मध्यावधि चुनाव होने की आशंका की बात कहकर बीजेपी की धड़कनें बढ़ा दी। हालांकि कुछ ही देर बाद शिवसेना ने सरकार को अस्थिर न होने देने का बयान देकर सबको। शरद पवार ने मंगलवार को अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र में जल्द मध्यावधि चुनाव की आशंका जाहिर की। ऐसे में इस बात की अटकलें लगने लगी हैं कि क्या पवार बीजेपी को गुगली देने की तैयारी में हैं। पवार ने मंगलवार को महाराष्ट्र में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि फडणवीस सरकार का 5 साल चल पाना मुश्किल है। आने वाले समय में कभी भी मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वह इसके लिए तैयार न हैं और अभी से तैयारी में जुट जाएं। ही दीर्घकालीन स्थिरतेला मदत करेगी असं दिसत नाही। गौरतलब है कि फडणवीस सोमवार को बाला साहेब का स्मारक बनाने की घोषणा कर शिवसेना की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते नजर आए थे। फडणवीस सोमवार को बाल ठाकरे की दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित करने अपने कई मंत्रियों के साथ शिवाजी पार्क स्थित उनकी समाधि पर पहुंचे थे। मुंबई क्राइम ब्रांच ने रवि पुजारी गैंग के 13 लोगों की गिरफ्तारी के बाद ये खुलासा किया है कि उनके निशाने पर बॉलीवुड के मशहूर फिल्म मेकर महेश भट्ट और उनका परिवार था। फिरौती की रकम न मिलने पर रवि पुजारी ने अपने गिरोह के लोगों को ये काम करने के लिए कहा था। 13 लोगों की गिरफ्तारी के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने दावा किया है कि रवि पुजारी गैंग महेश भट्ट या उनके परिवार के एक सदस्य की हत्या करने वाला था। रवि पुजारी भट्ट परिवार से लगातार फिरौती की मांग कर रहा था। फिरौती न मिलने पर पुजारी ने अपने गुर्गों को महेश भट्ट की हत्या का फरमान सुना दिया था। गिरफ्तार किए गए गुर्गों से पुलिस ने आधुनिक हथियार भी बरामद किए हैं। ये जो अभी की केस है, इसमें तो 7 लोगों को हमने स्पॉट पे अरेस्ट किया था, 3 लोगों को और उसमें अरेस्ट किया है। अलग से 3 लोग हैं जो सिर्फ मोरानी केस में थे, तो ऐसे 6 लोग मोरानी केस से कनेक्टेड है। इससे पहले भी रवि पुजारी महेश भट्ट पर हमला कर चुका है। 2006 में उसने महेश भट्ट के जुहू दफ्तर पर गोलीबारी करवाई थी। हालांकि तब वो अपने दफ्तर में नहीं थे। विवेक गुप्ता, मुंबई, IBN 7। आगे की खबरें बताएंगे राजस्थान से मेरे सहयोगी भवानी। जोधपुर के डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज के 2013 बैच की ओर से जूनियर बैच के छात्रों के साथ रैगिंग के मामले में पीड़ित और उसके पिता ने कॉलेज प्रशासन के पास पहुंचकर किसी तरह की शिकायत से इनकार किया है।
पहले छात्र के पिता ने रैगिंग के गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं उन्होंने कॉलेज प्रशासन को कह दिया कि अब आगे जो कॉलेज प्रशासन निर्णय लेगा उससे वो संतुष्ट हैं। उनके इस निर्णय के बाद रैगिंग प्रकरण की पूरी कार्रवाई ही ठंडे बस्ते में चली गई है। रैगिंग प्रकरण के 1 महीने बाद सवाई माधोपुर के रहने वाले पीड़ित के पिता मूलचंद शर्मा अपने बेटे के साथ कॉलेज पहुंचे। इस दौरान एंटी रैगिंग कमेटी के चेयरमैन की अनुपस्थिति में उन्होंने कॉलेज प्रशासन से बातचीत की। लड़के के पिताजी मूलचंद जी एंटी रैगिंग कमेटी के सदस्यों से मिले थे और एंटी रैगिंग कमेटी के सदस्यों ने मुझे बताया कि उन्होंने ये कहा है कि कॉलेज प्रशासन से इस मामले में मुझे कोई शिकायत नहीं है। अक्टूबर में रैगिंग प्रकरण का मामला सामने आया था, जिसमें कॉलेज प्रशासन ने 13 अक्टूबर को अधिकृत आदेश जारी कर 15 रेजिडेंट चिकित्सकों को निलंबित कर दिया था। ऑनलाइन शॉपिंग के खिलाफ राजस्थान में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े व्यापारी 1 दिन की हड़ताल पर है। ऑनलाइन बिक्री का ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध कर रहे व्यापारियों का आरोप है कि ऑनलाइन कंपनियों के भारी डिस्काउंट के चलते उनका व्यापार चौपट हो गया है। व्यापारियों का आरोप है कि ई कॉमर्स वाली कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए असली बाजार को खत्म करने के लिए लुभावने ऑफर और भारी डिस्काउंट दे रही हैं। आगे चलकर ग्राहकों को नुकसान होगा। हमारे संवाददाता भवानी सिंह ने रायसर प्लाजा इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार से जायजा लिया। जो इनका विरोध है, इनको लगता है कि जो ई कॉमर्स हो रहा है उसके में जिस तरीके से लुभावने ऑफर दिए जा रहे हैं उससे जो ग्राउंड लेवल पर रिटेल मार्केट है, जो शोरूम्स हैं, वो बंद हो सकते हैं और खासतौर पर इससे लोगों पर, एम्प्लॉयमेंट पर असर पड़ सकता है। हालांकि ये इनका यूज है, जनता को सस्ता मिल रहा है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ भवानी सिंह, जयपुर, IBN 7। तो चलिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बरवाला की, जहां पर रामपाल के आश्रम की तस्वीरें हैं और ये वो तस्वीरें जिस वक्त दीवार तोड़ी गई वहां पर। आपको बता दें कि ये दीवार तोड़ने की तस्वीरें, पुलिस अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा रही थी और आगे जाकर पुलिस ने जब इस दीवार को तोड़ा, ये वो तस्वीरें जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात और किस तरीके से पुलिस ने धीरे धीरे कर अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया। बड़ी संख्या में पुलिस बल और दूसरी तरफ से किस तरीके से सतपाल के जो समर्थक हैं, जो उनके अनुयायी हैं, उन्होंने पुलिस पर पथराव किया, पुलिस पर फायरिंग की। दीवार तोड़ने की तस्वीरें, छतों पर चढ़कर बाकायदा हमले किए गए पुलिस पर। इतना ही नहीं, मीडिया कर्मियों को भी निशाना बनाया गया। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जिस वक्त दीवार तोड़ी गई और आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि अनुयायी किस तरीके से छत पर चढ़े हुए हैं और वहां पर किस तरीके से पुलिस पर हमला कर रहे हैं। बाकायदा पत्थर बरसाए गए पुलिस पर, इसके अलावा पेट्रोल बम से पुलिस पर हमला किया गया। इतना ही नहीं, हथियारों से लैस ये तमाम समर्थक ऊपर से पुलिस पर, छत पर चढ़ के पुलिस पर जवाबी कार्रवाई लगातार करते रहे। पश्चिम बंगाल के हावड़ा रेलवे स्टेशन पर फर्स्ट ईयर के एक छात्र का शव बरामद किया गया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि रैगिंग के बाद उसकी हत्या की गई। मृतक छात्र का नाम आकाश अग्रवाल था। आकाश के परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने इस मामले में रैगिंग और खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में 4 छात्रों को गिरफ्तार किया है। वहीं पीड़ित परिवार ने इसे हत्या बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। पीड़ित परिवार ने इस मामले में कॉलेज प्रशासन पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। सीबीआई ने करोड़ों रुपए के शारदा और सीसोर चिटफंड घोटाले के मामले में दिल्ली और मुंबई सहित देश के 4 शहरों में आज छापे मारे। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि ये छापेमारी कोलकाता और उड़ीसा में कई जगहों पर की जा रही है। सीबीआई की यह कार्रवाई चार्जशीट दाखिल करने के 1 दिन बाद हुई, जिसमें उसने आरोप लगाया है कि राज्य सशस्त्र पुलिस के पूर्व महानिदेशक और तृणमूल उपाध्यक्ष रजत मजूमदार और ईस्ट बंगाल क्लब के पदाधिकारी देवव्रत सरकार चिटफंड घोटाले से जमा धन से फायदा लेने वालों में शामिल हैं। सीबीआई सीशोर चिटफंड घोटाले में कथित भूमिका को लेकर ओडिशा के कई नेताओं से पूछताछ कर चुकी है। सीशोर ग्रुप की जांच से नवीन पटनायक सरकार को परेशानी हो सकती है, क्योंकि उसने सार्वजनिक निजी साझेदारी के आधार पर कई परियोजनाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी समूह को दी थी।